नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक गंभीर विषय पर, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इससे कौन अछूता रहा है। और जब हम बात करते हैं आयु गणना की, आयु खंड निकालने की, ज्योतिष में क्या रवैया अपनाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जब वो आयुष्य, आपकी लॉन्जिविटी को प्रेडिक्ट करने समय, और कब हमारे जीवन यात्रा का अंत होगा, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो एक हमारा जन्म, आयुष्य और हमारी जीवन यात्रा का अंत, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं। तो ज्योतिष जगत में हम जन्म और मृत्यु को किस तरह से देखते हैं, आयुष्य की गणना कैसे की जाती है, इन सभी गूढ़ विषयों पर मैं जितना सरल हो सकता है उतना सरल बनाकर इस वीडियो को आप सभी के सामने लाई हूँ। इस वीडियो को लाने के पीछे का मकसद जनमानस में डर या भ्रम फैलाना नहीं है। देखिए, मृत्यु ही एक अटल सत्य है और बाकी सारी चीज़ों को अर्ध सत्य माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रिच के जैसे अगर रेत में अपनी गर्दन को घुसा लें तो खतरा टल जाता है। इसे खतरा भी हम नहीं बोलेंगे। मृत्यु एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारी आत्मा की जो सोल की जो जर्नी है, उसमें हम विभिन्न एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, अनुभवों को गैदर करते हैं और फिर अपने आगे की यात्रा पर जाते हैं, अपने शरीर को बदलते हैं, कॉस्ट्यूम को बदलते हैं, एक नया आवरण, एक नई कॉस्ट्यूम के साथ फिर हम अपने जीवन यात्रा में जाते हैं। तो अंत कहीं नहीं है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा को कभी नहीं खत्म किया जा सकता और आत्मा अनंत, अजर और अमर है। तो इस शरीर को ही जो बदलते हैं, जैसे हम ड्रेसेस खरीदते हैं और पुराने ड्रेसेस को छोड़ देते हैं, फिर याद भी नहीं रहता, तो उसी तरह आत्मा की जर्नी है। और इसे मृत्यु जिसे हम मानते हैं, वो सिर्फ ज्योतिष जगत में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये ज्योतिष जगत बिल्कुल गीता ही एक ऐसी पावन पुस्तक है जिसमें ज्योतिष का भी सार छुपा है, खास करके जब हम आयुष्य और मृत्यु की गणना करते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर हमें जन्म देता है, लेकिन मृत्यु का समय और मृत्यु की परिस्थिति को वो बिल्कुल रहस्य रखता है और इसे वो जग जाहिर नहीं करता। हमारी कितनी भी साधना, कितनी भी आराधना और कितना भी अध्ययन हो, हम मृत्यु के गणना के करीब जा सकते हैं, पर हम कभी भी, इस वीडियो के जरिए मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी ज्योतिष कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, आपके आयु की, आपके मृत्यु का समय, तिथि, परिस्थिति कभी नहीं बता सकता। हम लोग एक राउंड अबाउट 80 to 90% प्रेडिक्शन करते हैं मृत्यु के लगभग की स्थिति, मृत्यु के लगभग का समय हम बता सकते हैं। पर आप अगर सोच रहे हैं कि दिन, महीने, कितने बजे, कितने सेकंड और किस परिस्थिति में, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। ये परमात्मा छोड़कर इस रहस्य को कोई उजागर नहीं कर सकता। ज्योतिष जगत में जब हम मृत्यु के बारे में गणना करते हैं तो मारक ग्रहों की भूमिका प्रबल होती है, लग्नेश की भूमिका प्रबल होती है। और याद रखिए, दो ल्यूमिनरीज सूर्य और चंद्रमा की भूमिका प्रबल होती है। इन चारों बातों को हम मिलाकर किसी की लॉन्जिविटी को प्रेडिक्ट करते हैं, किसी के डेथ को प्रेडिक्ट करने के लिए ये चारों कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब मार्केश ग्रह हमारे हम सभी की कुंडलियों में द्वितीय, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी को मार्केश की संज्ञा दी जाती है, मारक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। और इनके बली होने पर हम कहते हैं कि मार्केश आपके मार्केश की महादशा, अंतरदशा आएगी तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। अब जब बात होती है युद्ध की, दंगों की, हिंसा की, बस दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, भूकंप, आगजनी, महामारी, इस तरह की बीमारी जब फैलती है, एपिडेमिक, पैंडेमिक के समय बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु होती है, तो मन में एक बहुत ही बाल सुलभ प्रश्न उठता है
कि क्या इतने सारे लोगों की मारक दशा एक साथ आई थी। तो इस पे ज्योतिष जगत में बहुत बेबाकी से ये कहा जाता है कि क्यों नहीं, जब इस पूरे संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर एक सेकंड में हजारों बच्चों का जन्म हो सकता है एक साथ, तो हजारों लोग एक साथ एक जगह पे मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त हो सकते। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। आप बिल्कुल एक खुले मन और खुले दिमाग से इस वीडियो को देखिएगा। एक होता है कि मैं कहाँ इस वीडियो में गलतियां ढूंढ लूं और कहाँ मैं इस एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित कर दूं। तो इस तरह की आप भावना से इस वीडियो को मत देखिए। और अगर आपका मानना है कि ज्योतिष यहाँ पर उतना कारगर नहीं होता है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दें। आयु की गणना ज्योतिष में मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, योगज और गणितज्ञज। योगज में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे विभिन्न ग्रहों की योग बन रही है, किस तरह से युति है, पापकर्त्री है, शुभकर्त्री है, दृष्टि संबंध है, प्लेसमेंट है। तो ये पीएससी जो हम लोग पढ़ते थे भारतीय विद्या भवन में, तो प्लेसमेंट, एस्पेक्ट, कंजंक्शन और एलिमेंट, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो गणितज्ञ गणना जो होती है, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी रिसर्च, अपनी अपनी थीसिस को सामने रखा है। अंश आयु सत्याचार्य के मत से, पिंड आयु मयादी के मत से, नैसर्गिक आयु पराशरी के मत से, जीवायु जीव शर्मा मत से और मिश्रायु, उपरोक्त सभी चार प्रकारों को सम्मिलित करके एक जो स्ट्रीम ऑफ थॉट बना, उसे मिश्रायु बोलते हैं। इन सब के अलावा अष्टक वर्ग से हम आयु की गणना बहुत जबरदस्त ढंग से कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। ज्योतिष जगत में कुछ विद्वानों ने जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनमें ऋषि जैमिनी का नाम मैं लेना चाहूँगी। उन्होंने अब तक के बहुत लोगों का मानना है, बहुत ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि जैमिनी महर्षि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत मृत्यु को लेकर सबसे सटीक और सबसे अचूक है। महर्षि पराशर द्वारा रचित एक सूत्र जो आयु की स्थिति को बहुत स्पष्ट करता है, वो ये है: बालारिष्ट योगारिष्ट मल्यम मध्यंचम दीर्घकम दिव्यम चैवामितम चैवम सप्तायु प्रकीर्तिर्तम। अर्थात मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, किंतु फिर भी बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य और अमित, ये 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती है, जिसके बारे में इस वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगी। मोटे तौर पर अगर हम बात करें कि अल्पायु कौन हो सकता है, मध्यायु कौन हो सकता है और दीर्घायु कौन हो सकता है, एक मोटे तौर पर एक मैं आपको फॉर्मूला दूंगी। आप इस फॉर्मूले पे आप थोड़ा सा वर्क कीजिए, थोड़ा सा आप काम कीजिए। आपके परिवार में जो दिवंगत हो चुके हैं, आप उनकी कुंडली में भी इसको लगा के, अगर आपके पास वो कुंडली उपलब्ध है तो आप लगा के जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अब देखिए, ये आपको मैं स्क्रीन पर भी ये चार्ट दिखा रही हूँ। हमारे अल्पायु, मध्यायु और दीर्घायु का जो सेगमेंट है, जो ब्रैकेट है, उसमें हमारे लग्नेश और अष्टमेश की भूमिका प्रबल होती है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स का मानना है कि हमारे लग्नेश और अष्टमेश की स्थिति को ही देखकर हम बता सकते हैं, और ये एक बहुत ही छोटा सीधा सरल सा सूत्र है जो आप जरूर लगा के देखिएगा कि व्यक्ति दीर्घायु होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि आप सभी को चर राशि और स्थिर राशि और द्वि स्वभाव राशि के बारे में पता ही होगा, फिर भी मैं आपको जल्दी से बता दूं।
कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क, तुला और मकर राशि चर राशि मानी जाती है। इसके अलावा 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशियां स्थिर राशि मानी जाती हैं। 3, 6, 9 और 12 ये 4 राशियां यानी बुध और बृहस्पति के लग्नों वाली राशियां मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और ये द्विस्वभाव राशियां मानी जाती हैं। अब इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप याद रखें। और अगर आपके लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हैं, यकीन मानिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसकी साधना में मैं कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं तथ्य और तर्क की कसौटी पर हर विषय को, हर बात को पहले कसती हूँ और उसके बाद ही मैं खुद ग्रहण करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, चर राशि में लग्नेश और अष्टमेश होने की क्यों महत्ता है और क्यों इसे दीर्घ आयु से जोड़कर हम लोग देखते हैं। क्योंकि चर राशि चलने वाली राशि होती है और वो जैसे मेष हो, कर्क हो, तुला हो और मकर हो, ये चर राशि इसलिए है कि इनमें स्पीड है, इनमें गति है, ये चलते हैं और ये बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो कहने का मतलब आपकी आयु भी बहुत दूर तक चल के जाएगी। और इसके अलावा अगर दीर्घायु की ही बात कर रहे हैं तो मैं दूसरी स्थिति को भी आपके सामने, अगर लग्नेश स्थिर राशि में हो और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में हो तो भी आप मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है और ये आपको बहुत लंबी जीवन की ओर इशारा करता है, आपके दीर्घायु होने की ओर इंगित करता है। और इसके विपरीत अगर अष्टमेश स्थिर राशि में हो और लग्नेश द्विस्वभाव राशि में हो तो ये भी सिमिलर सिचुएशन लाता है और आपको ये एक लंबी आयु देता है। समानांतर तौर पे ये कहा जा सकता है कि यदि आपके अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड अगर स्थिर राशि में है और आपके लग्नेश, आपके एसेंडेंट लॉर्ड द्विस्वभाव राशि में है तो भी आप बहुत ही लंबी जीवन की पारी को खेलने वाले हैं और एक दीर्घ जीवन को आप अनुभव करने वाले हैं। अब आइए बात करूंगी मध्यायु की। तो अगर ये हमने दीर्घायु की जो बात की वो 64 साल से 100-120 साल तक की आयु को हम दीर्घायु बोलते हैं। अब कोई 64 साल 5 महीने में भी किसी की मृत्यु होती है तो हम उसे ज्योतिष की भाषा में दीर्घायु ही मानते हैं। अब बात करेंगे मध्य आयु की, जो 32 वर्ष से 64 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। मध्य आयु, मिडिल एज। अगर लग्नेश चर राशि में हो और अष्टमेश स्थिर राशि में हो तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रबल स्थिति बनती है आपके मध्य आयु होने की, जो 32 वर्ष से 64 वर्ष का समय अवधि है, इसको हम मध्यायु मानते हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, अगर आपका कर्क लग्न है और आपके लग्नेश मकर राशि में है और अष्टमेश आपके वृषभ राशि में है तो ये एक ऐसी स्थिति है जो मध्यायु होने की ओर इशारा करती है। अगर लग्नेश स्थिर राशि में हो और अष्टमेश भाव राशि में हो तो आपको मध्यायु होने की ओर ये कुंडली इशारा करती है। अब अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों द्विस्वभाव राशि में हो, यानी दोनों बुध की राशियों में हो या गुरु बृहस्पति की राशियों में हो, तो ये भी स्थिति आपको एक मध्यायु होने की ओर इशारा करती है। आपको मध्यायु एक राउंड अबाउट इस ब्रैकेट में 32 से 64 साल के ब्रैकेट में आपके होने की ओर ये सूचना देता है। आयु विचार करते समय अल्पायु हम किन व्यक्तियों को बोलते हैं और किन परिस्थितियों में ये अल्पायु होने के योग होते हैं, इस पर एक छोटी सी चर्चा करूंगी। अगर 0 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की अवस्था में किसी की मृत्यु होती है तो हम उसे अल्पायु मानते हैं। ज्योतिष जगत में अल्पायु होने की बात कहते हुए भी मुझे खराब लग रहा है कि परमात्मा ने जीवन को इतना सुंदर एक वरदान स्वरूप दिया है और करोड़ों ऐसी
संयोग बनती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं कि हम इस मानव शरीर को धारण करते हैं। जितनी अनुभव प्राप्त कर सके, जितने अच्छे अनुभव हम लेकर अपने आगे की अनंत की यात्रा में निकलें, तो जीवन का लक्ष्य वही होता है। अब अल्पायु होने की बात जब मैं कर रही हूँ, तो अगर लग्नेश चर राशि में है और अष्टमेश द्विस्वभाव राशि में है, तो ये कुंडली अल्पायु होने की ओर इशारा करती है। अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो, तो यहाँ अल्पायु होने के योग बनते हैं। स्थिर राशि मतलब वो ग्रोथ नहीं है, वो रुका हुआ है, वो ठहरा हुआ है। और यहाँ पर अगर लग्नेश और अष्टमेश दोनों ठहरे हुए हैं, दोनों में वो आगे की ओर इशारा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और एक लंबी दूरी तक की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अल्पायु होने के योग को दिखाता है। ये तीसरी स्थिति ये बनती है, अब अगर लग्नेश द्विस्वभाव राशि में हो और अष्टमेश चर राशि में हो, तो ये भी एक ऐसा संयोग है जो अल्पायु होने की ओर इशारा करता है। मैं एक बात पुनः दोहरा दूं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मकसद ज्योतिष जगत किस तरह से आयु गणना करता है, इसे ही बताना है। ये वीडियो को मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रही हूँ। ये जो अध्ययन है, जो हमारे क्लासिक्स में लिखा हुआ है, ऋषियों ने जो अपनी गणना की है, मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ। ज्योतिष जगत में मृत्यु के प्रेडिक्शन में साल 2 साल की हेरफेर अगर हो, और अगर मान जाइए किसी ज्योतिषी ने आपको बताया कि आप 87 साल की आयु तक जीवित रहेंगे और आप 89 साल तक जीवित रहे, तो साल 2 साल की क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, तो इसमें आप उतनी मार्जिन लेके चलेंगे। और किसी ज्योतिषी के प्रेडिक्शन में के साल 2 साल के अंदर ये घटना घटती है, तो उस ज्योतिषी की गणना भारत तो क्या, विश्व के कुछ बहुत अच्छे ज्योतिष के मर्मज्ञों के बीच होनी चाहिए। अब देखिए, ये एक मेथड मैंने बताया, मैं 3 मेथड्स बताऊंगी आपको आयु गणना की। अब एक दूसरा मेथड है कि अगर आपके लग्न तृतीय भाव और अष्टम भाव जो हमारे आयु का होता है, उससे भी हम आयु खंड को निकालते हैं और आयु की गणना मोटा मोटी की जा सकती है। इस पे देखिए, लग्न तृतीय भाव और अष्टम भाव हमारे आयुष्य का भाव होता है, और अगर ये आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, तो निसंदेह आप बहुत अच्छे जीवन को आप भोगेंगे और बहुत लंबे जीवन को भोगेंगे। और इन्हीं भावों का 12वां भाव हमारा मारक भाव होता है, क्योंकि आयुष्य की क्षय, आयुष्य का व्यय, इन सभी भावों का 12वां भाव, जैसे हम जानते हैं कि 12वें भाव, किसी भी भाव का 12वां भाव उस भाव का व्यय बताता है। तो आयुष्य के व्यय को जानने के लिए हम क्रमशः 12वां भाव जो लग्न का 12वां है, द्वितीय भाव जो तृतीय भाव से 12वां है, और सप्तम भाव जो अष्टम भाव से 12वां है, उसे हम मारक भाव और उसके स्वामी को मार्केश की संज्ञा देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, देखिए ये ज्योतिष के जानकारों के लिए बहुत ही सरल होगा, पर जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो धीरे धीरे इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। मैं जितना हो सकता है मैं ग्राफिक्स के जरिए से आपको बताना चाह रही हूँ, बता रही हूँ। तो अगर आपके द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव या उनके भावेश बली अवस्था में है, और लग्न तृतीय भाव और अष्टम भाव क्षतिग्रस्त अवस्था में है, पाप कर्त्री में है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, वही पीएसई वाला फंडा यहाँ पे हम लगाएंगे। तो अगर ये भाव हमारे कमज़ोर हैं, तो डेफिनेटली हमारे मारक भाव प्रबल होंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं आयु उस हिसाब से नहीं रहेगी। अब अगर इन तीनों भावों में 2 भाव बली है, एक अगर इसकी गिरफ्त में है, तो हम मध्यायु मानेंगे। तीनों भाव हमारे बली अवस्था में हैं, तो हम दीर्घायु मानेंगे। और तीनों के तीनों भाव, लग्न तृतीय भाव और अष्टम भाव अगर क्षतिग्रस्त है, बलहीन है, या पाप ग्रहों की गिरफ्त में है, पाप ग्रहों के चपेट में है, तो हम इसे अल्पायु मानेंगे। और इसके विपरीत अगर हमारा द्वादश भाव या द्वादशेश, तृतीय भाव या तृतीयेश और अष्टम भाव या अष्टमेश कमजोर अवस्था में है, बलहीन अवस्था में है,
तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एक अच्छी स्थिति बनती है और ये मार्केश का कमज़ोर होना हमारी लंबी आयु को बताता है और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है, जो ये बताती है कि आप अपने जीवन को लंबे समय तक भोगेंगे और एक लंबी इनिंग खेल के ही आप क्रीज को छोड़ेंगे। और एक तीसरा मेथड मैं आपको बता दूं, अष्टक वर्ग से ये तीसरा मेथड निकाला जाता है जो बहुत ही प्रचलित है। किसी भी ऐप में, सॉफ्टवेयर में, ज्योतिष के अच्छे सॉफ्टवेयर में आप अपनी कुंडली को, अपने बर्थ टाइम को फीड करके अष्टक वर्ग की कुंडली को निकालिए और देखिए। वो कुंडली आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। सारे भाव में 28, 24, 36, 40 इस तरह के कुछ अंक आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने आत्मकारक ग्रह के बारे में सुना है कि जिस ग्रह की हमारे कुंडली में डिग्रियां सबसे ज़्यादा होती हैं वो हमारा आत्मकारक ग्रह होता है और वो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो इसी तरह से जैसे वो आत्मकारक ग्रह हम निकालते हैं, वो तो ग्रहों की डिग्रियों से निकालते हैं, पर ये हम उनके बल से निकालते हैं। अष्टक वर्ग में बताता है कि वो प्लैनेट को कितने बिंदु मिले हैं, कितने पॉइंट्स मिले हैं, वो कितना बली है और किस भाव में बैठा है। तो अब जैसे ये देखिए कि ये भाव, ये जैसे आप एक बस उदाहरण स्वरूप मैंने एक अष्टक वर्ग की कुंडली लगाई है। इस कुंडली में आप देखिए कि कौन कौन से भाव में सबसे ज़्यादा डिजिट के नंबर हैं, जो सबसे ज़्यादा अंक जिन भावों को मिलेगा वो भाव आपके जीवन में ज़्यादा बली माना जाएगा। तो जैसे हमने अभी पिछले सूत्र को डिस्कस किया और ये देखा कि प्रथम, तृतीय और अष्टम भाव हमारे आयुष्य का होता है, तो आप अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग में प्रथम, तृतीय और अष्टम भाव के बिंदुओं को देखिए और ये देखिए कि क्या इनसे जो 12वां भाव है, यानी द्वादश भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के अंक, इनसे कुल मिलाए अगर हम जोड़ें तो इन तीनों भाव से ज्यादा आता है या कम आता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रथम भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव में जो बिंदु मिले हैं आपको, वो अगर ज्यादा हैं द्वादश भाव के बिंदुओं से, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के बिंदुओं से, तो आप बहुत ही एक लंबी आयु जिएंगे। और ये इन भावों, आयुष्य के भावों में आपको ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसका मतलब ये भाव आपके कुंडली में ज्यादा बली हैं। और इसके विपरीत अगर तृतीय भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव को ज्यादा बिंदु मिले हैं बनिस्पत की प्रथम, तृतीय और अष्टम भाव से, तो ये बताता है कि आपके मारक भाव ज्यादा बली हैं और ज्यादा प्रबल हैं। तो ये एक आपको आयु के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का, मारक ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब अगर पूछा जाए कि मृत्यु कब होगी, तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है कि जब आपकी जितनी आयु खंड है, जो हमने अभी बात की, उस आयु खंड के समाप्ति पर अगर हमारे द्वितीय भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव के स्वामियों की महादशा में इन्हीं ग्रहों की अंतर्दशा आए, तो शरीर की रक्षा करने का हम ऐसी हिदायत देते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करने को बताते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। तो मोटे तौर पर आयु खंड पूरी होने पर इन्हीं तीनों ग्रहों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य की बहुत रक्षा करनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। एक छोटी सी चर्चा थी बहुत गहन और गूढ़ विषय पर, आयुष्य और मृत्यु पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत मेहनत से और बहुत रिसर्च से आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। मिलती हूँ एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।